मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून। शानदार रैली मार्केट में। एक फ्राइडे को बस मार्केट ने एक क्लियरली एक शेकआउट दिया और अब वापस इस स्विंग के हाईएस्ट पॉइंट पर। इस रैली को आपने किस तरीके से देखा है? क्योंकि काफ़ी शानदार ये रैली रही है और काफ़ी ब्रॉड बेस रही है ये रैली। काफ़ी मतलब पिछली बार वाली रैली काफ़ी नैरो थी, लेकिन इस बार पार्टिसिपेशन काफ़ी ब्रॉड रहा है। आपका व्यू? मेरे जी सॉरी, आपको शायद अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, हाँ, सॉरी। बिल्कुल, नमस्कार। ये रैली मैं थोड़ा कहूंगा सरप्राइजिंग रही है, क्योंकि अगर ग्लोबल डेटा पॉइंट देखें तो अभी भी नेगेटिव हैं। यूएस में भी जो इन्फ्लेशन वगैरह है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो ऊपर जाने के ही ट्रेंड्स दिख रहे हैं। और इंडिया में जो है कंजम्पशन एक तरह से अभी तो रोबस्ट है, लेकिन देयर आर सम पॉकेट्स जहां पे थोड़ी वीकनेस दिख रही है। तो ये माहौल में इतनी अच्छी रैली होना बिट ऑफ अ प्लेजेंट सरप्राइज था, मैं कहूंगा। एंड आवर व्यू इज अ लिटिल बिट कॉशियस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जब आप कॉशियस व्यू रख रहे हैं मीर, क्या हेडविंड्स हैं जिसको लेकर आपको इस समय चिंता है? क्योंकि अब तक हमने जो नंबर्स देखे हैं भारतीय कंपनियों के, लार्जली ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बारिंग अ फ्यू। व्हाट सीम्स टू बी द रीजन? तो एक तो यह है कि जो ग्लोबली जो वॉलेटिलिटी हो रही है वो काफी रैपिडली चेंजिंग सिनेरियोज के बेसिस पे हो रही है। एक दिन मार्केट और यूएस मार्केट्स खास करके कहते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और फेड का जो है टाइटनिंग का जो रवैया है, हॉकिश रवैया है, वो शायद अब पीक पे आ गया है, इससे ज्यादा हॉकिशनेस नहीं होगी। लेकिन 2-3 दिन के बाद डेटा बहुत ही स्ट्रांग आता है, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट डेटा भी काफी स्ट्रांग है, और फिर अगेन ये नैरेटिव बनता है कि इंटरेस्ट रेट्स शायद अभी भी और बढ़ने की गुंजाइश है। और जैसे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स खास करके यूएस में बहुत बड़ा मायने रखते हैं मार्केट्स के बिहेवियर को और फंड फ्लोज को, ग्लोबल मार्केट्स को। तो क्योंकि इस पे डॉलर का भी इंपैक्ट आता है, ऑयल प्राइस पे भी इंपैक्ट आता है, एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से ये जो वॉलेटिलिटी है वो अभी भी कई महीनों के लिए बरकरार रहेगी। यूएस में स्लो डाउन होने के अच्छे चांसेस हैं, और जैसे कि हमारा भी एक्सपोर्ट सेक्टर काफी रीजनेबल साइज का है, उसमें भी एक स्लो डाउन आ सकती है। तो मैं कहूंगा कि ग्लोबल मैक्रो जो है वो एक अनिश्चित है। उसकी वजह से हमारा जो व्यू है थोड़ा कॉशियस है। डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी खराब नहीं कर रही है, मोमेंटम अभी भी ठीक है। लेकिन जब ग्लोबल सिचुएशन चेंज होती है तो उसकी असर शॉर्ट टर्म में तो इंडिया को पड़ती है, लॉन्ग टर्म में इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरी जी, ये लास्ट अगर आप एक महीने को देखें जिसमें आपको एक इंटरेस्ट रेट की जो हाइक की प्रोसेस था उसमें एक पॉज मिला, इस एक महीने में सबसे कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस के साथ जिसे कहते हैं ना मूव आया वो है एनबीएफसीज। और मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं ये कहूँगा नहीं कि आप इस पर टिप्पणी करें स्टॉक पे, लेकिन आप पूरे सेक्टर पर टिप्पणी करिएगा। ये स्टॉक्स एनबीएफसीज में जो कि हायर लेवल से लगभग 30-35% रिट्रेस हो गए थे, बहुत हैवी वेट्स, इंडेक्स हैवी वेट्स, बाजार उनको बहुत स्ट्रांगली चेज कर रहा है। क्या अभी यहाँ से और अपसाइड बाकी है? क्या चेज करना चाहिए स्पेस को? एनबीएफसीज, एचएफसीज, इन पर आपका व्यू? बिल्कुल। इनके जो गिरने का कारण था वो ही बढ़ने का कारण है। गिरने का कारण ये था कि आरबीआई और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने जो टाइटनिंग का माहौल किया हुआ था, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जिसके पास रिटेल डिपॉजिट्स, रिटेल लायबिलिटीज, रिटेल सेविंग्स अकाउंट है, उनको बहुत फायदा होता है। एनबीएफसीज टिपिकली जो होते हैं होलसेल बोरोवर्स होते हैं, तो जब आरबीआई जो रेफरेंस रेट बढ़ता है तो उनकी बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली बढ़ती है। उसकी वजह से हमने देखा जब आरबीआई ने लास्ट 15 महीने में करीबन 3 से 3.5% का जो हाइक हमने देखा है, उसके कंपैरिजन में एनबीएफसीज की बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ने की उम्मीद थी और वो हुई है। तो जब भी एक टाइटनिंग का माहौल रहता है तो एनबीएफसी अंडर परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स। लेकिन अब जैसे हमने डिस्कस किया कि लास्ट 1-2 महीने में माहौल ऐसा बन रहा है कि शायद आरबीआई ने जो हॉकिश रवैया अपनाया था वो एक पॉज पे आ सकती है, जो और मे बी आफ्टर 3 और 4 क्वार्टर्स रेट कट की भी बात हो सकती है। तो जो सबसे पीक जो भय था कि ये रेट्स बढ़ते ही जाएंगे, वो भय कम हो रहा है। इसकी वजह से एनबीएफसी जो काफी अंडर परफॉर्म करी थी वो अब जाके नॉर्मलाइज हो रही हैं। ओके। मेहर जी, एक क्लियर रैली इस समय है कंजम्पशन में।
चाहे आप डिस्क्रिशनरी देखें, नॉन डिस्क्रिशनरी देखें, आज ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, निफ्टी कंजम्पशन ऑल टाइम हाई पर। और ऑब्वियसली अगर बजाज फाइनेंस भी इस तरीके की रैली दिखा रहा है तो मतलब कंजम्पशन अच्छा कर रही है, तभी जो फाइनेंस कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस भी अच्छे हो रहे हैं। एग्जैक्टली, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम हाई पर। लेकिन क्या वैल्यूएशंस अभी भी सपोर्टिव है यहाँ पर या थोड़े प्रोहिबिटिव हो गए हैं? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि टिपिकली जो वैल्यूएशंस होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो एस्टिमेट्स हैं उसकी चेंज कहाँ हो रही है। तो अगर एक कोई वैल्यूएशन एक नंबर से शुरू होता है, लेकिन अर्निंग्स जो एस्टिमेट्स होते हैं, प्रॉफिट की जो उम्मीद होती है वो अगर बढ़ती जाती है, तो मैंने देखा है कि वैल्यूएशंस कम मायने रखते हैं, स्टॉक्स अपने आप परफॉर्म करते हैं। और कंजम्पशन में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है ही हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कंजम्पशन की, और वो पिछले कुछ डेटा पॉइंट्स अच्छे आ रहे हैं। सबसे बड़ा ये एक जो ड्राइवर है मेरे ख्याल से, ऑयल प्राइसेस का जो करेक्शन हुआ है लास्ट 2 महीने में, वो इंडिया के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन और जो महंगाई का दर है उसमें काफी बेनिफिट हो सकता है इंडिया को। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कंजम्पशन में जब तक एस्टिमेट्स बढ़ते रहेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ की एस्टिमेट बढ़ते रहेंगे, तो वैल्यूएशंस कम मायने रखेंगे। जो एक जो थीम होता है ना, वो चलता है। एक और जो पेन पॉइंट था, क्योंकि आप वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चिंता जाहिर कर रहे थे मिहिर जी, वो टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर थी। हमने नंबर्स देख लिए हैं Q4 में, Q1 को लेकर भी थोड़ा सा कॉशन है, Q2 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा होप है कि सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, गिरावट में एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो क्या आपने कुछ पैसा कमिट किया है हाल फिलहाल में एनआईटी कंपनियों में, इन द होप कि ये जो पेन है वो शॉर्ट टर्म का ही रहेगा, एट द मोस्ट 1-2 क्वार्टर? और देखिए हर्षदा, मेरा लॉजिक इसमें भी सेम रहता है कि जब अर्निंग्स अपग्रेड होते हैं तो वैल्यूएशंस का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब अर्निंग्स डाउनग्रेड होते हैं, कोई सेक्टर वीकनिंग शुरू होती है, तब भी वैल्यूएशंस के मायने नहीं रखते। जितना भी सस्ता हो कोई सेक्टर, अगर अर्निंग्स जब प्रॉफिट के एस्टिमेट्स घटते हैं तो फिर वैल्यूएशंस के इतनी इंपैक्ट नहीं होती है। और जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, पिछले एक साल से हमारा बेसिक कॉल ये रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट रिवाइवल की वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी बेटर करेगी। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर्स हैं वो कम परफॉर्म करेंगे। तो इसकी वजह से जब पिक एंड चूज करना होता है तो कहीं तो अंडरवेट जाना ही होता है। तो आईटी पे हम अंडरवेट हैं, और फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल, कंस्ट्रक्शन एंड टू सम एक्सटेंट सम डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हम वहां ओवरवेट है जो डोमेस्टिक लुकिंग है। अच्छा मिहिर जी, एक स्पेस जिसने डिलीवर नहीं किया था लेकिन फरवरी मार्च में पॉसिबिलिटी बन रही थी कि डिलीवर करेगा, दैट वाज आई थिंक वाइट गुड सेगमेंट। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मई का महीना है, तारीख है 8 मई, नोएडा का टेम्परेचर इस वक्त 36 डिग्री है। मतलब सही मायने में जो सबसे दुर्लभ काल होता है इन कंपनियों के लिए, वो तो इनका ठंडा गुजर गया। वाइट गुड सेगमेंट पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, अभी भी मैं देख रहा हूं कि ओवरऑल इकोनॉमी में जो रिकवरी आ रही है वो के शेप रिकवरी है। तो मेरे ख्याल से व्हाइट गुड्स ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट आते हैं, बट विद इन व्हाइट गुड्स अगर देखें तो जो हायर एंड मॉडल्स हैं टीवी के वगैरह के, उसमें बिकवाली हो रही है, लोअर एंड में नहीं हो रही है। एफएमसीजी में रिकवरी थोड़ी कम है, कार्स में रिकवरी ज्यादा है, टू व्हीलर्स में कम है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये के शेप रिकवरी चलता ही रहेगा, और उस तरह से हम कंजम्पशन में हम प्ले कर रहे हैं। इस समय मिहिर जी ये बताइए, कंजम्पशन में ऑफ कोर्स के शेप रिकवरी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री होती हुई दिखाई दे रही है, मास प्रोडक्ट्स की बिक्री में पिकअप आना अभी भी बाकी है। आप इस समय अगर नया पैसा कमिट कर रहे हैं तो वो कहां पर कमिट किया जा रहा है? विद इन कंजम्पशन के ओवरऑल मार्केट में? ओवरऑल मार्केट में अभी भी हमारा फाइनेंशियल्स पे व्यू पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, बैंक्स और एनबीएफसी दोनों पे पॉजिटिव है। पहले हम बैंक्स पे ज्यादा पॉजिटिव थे, अब एनबीएफसी पे भी हम पॉजिटिव हो रहे हैं, जैसे क्योंकि हमने रीजंस तो डिस्कस किए थोड़ी देर पहले। और हमारा जो सबसे बड़ा जो ओवरवेट पोजीशन है वो इंडस्ट्रियल्स है, खास करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिंक, डिफेंस और रेलवे वाली जो थीम्स है उसमें। रेलवे में कुछ समझ में आ रहा है कि ट्रिगर क्या रहेगा? इज इट ओनली द कैपेक्स जिस पर कंपनियां बेट करी? अब क्योंकि आपने कहा रेलवे में पैसा लग रहा है, तो इस थीम को अगर और थोड़ा सा समझा सके। देखिए, डिफेंस
पहले अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो रोड्स पे तो फोकस काफी सालों से रहा है और वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम बॉम्बे में देखें, दिल्ली में देखें, काफी जगह पे अर्बन इंफ्रा मेट्रो वगैरह का काम हो ही रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल से जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस और रेलवेज में रहा है वो काफी काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में प्रोक्योरमेंट तो बढ़ रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर हम कहेंगे कि जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट का जो थ्रस्ट है वो बहुत बड़ी एक कॉल है, बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट ने जो लिया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। सिमिलरली रेलवेज भी अगर देखें तो 2-3 ट्रिगर्स हैं। एक तो जैसे हमने देखा कि वंदे भारत की सक्सेस से नाउ दे आर स्केलिंग अप द नंबर ऑफ ट्रेन्स ड्रामेटिकली। मेट्रो काफी सिटीज में बहुत जोरों से काम हो रहा है मेट्रो का। और ओवरऑल अगर देखें कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक लेइंग ऑफ नंबर ऑफ किलोमीटर्स एंड अपग्रेडिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक में जो बजट था, जो 80,000 करोड़ का कैपेक्स बजट था रेलवे का 3-4 साल पहले, वो अब जाके 2.5 लाख करोड़ हो चुका है। तो एक बहुत ही मल्टीपल टाइम जो कैपेक्स बजट रेलवे का गवर्नमेंट अनाउंस किया है उसमें काफी सारी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को फायदा होगा और ये काफी बड़ा डिफरेंस है एटीट्यूड में। मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार पूछ रही थी कि कौन खरीद रहा है रेलवे कंपनियां, और आप जैसी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने दरअसल इन्वेस्ट किया जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो मिहिर वोरा साफ करते हुए कि क्या प्रेफरेंसेस हैं इस समय इन्वेस्टमेंट के, थोड़े से कॉशियस है लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जरूर है। चलिए अब